स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आज भूगोल के अंतर्गत में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भौगोलिक चिंतन में आधुनिक प्रकरण। भौगोलिक चिंतन में जो हमारे मॉडर्न थीम्स इन ज्योग्राफिकल थॉट, जो हमारे आधुनिक प्रकरण थे जो भूगोल में विकसित हुए थे, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। वह 4 मुख्य चिंतन विकसित हुए थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वीडियो। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। एक हमारे मित्र ने कमेंट्स करके पूछा था कि आप सर अपवादवाद के बारे में अपवादवाद के बारे में भी कुछ बताएं, एक्जिस्टेंशलिज्म के बारे में भी आप कुछ बताएं। तो मैं आज उसके बारे में बताऊंगा आपको। इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो के बाद में उसको बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल में जो मॉडर्न थीम विकसित हुई थी, जो दार्शनिक विचार विकसित हुए थे, उनके अध्ययन हम आज इसमें करेंगे। मुख्यतः 4 दर्शन जो है विकसित हुए थे, जो चिंतन हमारे यहाँ विकसित हुई थी थीम्स, उनमें एक थी आपकी प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिज्म, मानववाद, ह्यूमनिज्म, अतिवाद, उग्र सुधारवाद, रियलिज्म और व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। तो ये 4 मुख्य मॉडर्न थीम्स को हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम खाली आज प्रत्यक्षवाद के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ेंगे आज हम प्रत्यक्षवाद क्या है। प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हम कमेंट्स जरूर करें। तो पढ़ेंगे आज हम प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिज्म क्या है। तो आप पढ़ेंगे प्रत्यक्षवाद को पॉजिटिज्म भी कहते हैं इंग्लिश में, आपको देखना। इसे अनुभववाद या अनुभाविकवाद भी कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना। इसे अनुभववाद या अनुभाविकवाद भी कहते हैं, क्योंकि यह अनुभव और प्रशिक्षणों पर आधारित भी है, यह आपको ध्यान रखना। प्रत्यक्षवाद यथार्थ पर निर्भर रहता, मतलब यह है यथार्थ में जो घटनाएं हो रही हैं उसी को यह सही कहता है। प्रत्यक्षवादियों ने विज्ञान की एकता पर बल दिया है। जितनी भी यह घटनाएं विकसित हो रही हैं वह तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए और वैज्ञानिक और मौलिकता के आधार पर होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने विज्ञान की एकता पर बल दिया है, आपको ध्यान रखना। प्रत्यक्षवादी कहते थे कि मानव के जो नैतिक मूल्य हैं, जैसे उनमें मूल्य हैं, विश्वास हैं, व्यवहार हैं, पूर्वाग्रह है, आचार हैं, परंपराएं हैं, रुचि है, सौंदर्य आदि को न तो जांच सकते हैं और न उनका परीक्षण ही किया जा सकता। कहने का मतलब यह है प्रत्यक्षवादी मानवीय मूल्यों को, मानवीय जो मूल्य हैं उनको, उनका विरोध करते थे, उनको प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं मानते थे, आपको ये ध्यान रखना है। प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताएं थी। प्रत्यक्षवाद एकीकृत वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता था, मौलिक रूप से तथ्यों को ही महत्वपूर्ण मानता था और वैज्ञानिक पद्धति पर यह जोर देता था। यह अनुभववाद व अनुभाविकता के तौर पर सीधे तत्कालिक और अनुभाविक ढंग से अभिगम्य अनुभव तथा प्रशिक्षण आधारित अनुभव पर टिका होता था। यह कहता था कि जो भी कोई कार्य है, जो जिस किसी भी वस्तु का विकास होता है, उसका कोई ना कोई पूर्व का अनुभव होगा और उसको पूर्व के अनुभवों के आधार पर उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, उसका प्रशिक्षण किया जाएगा, उसके एक मौलिक तथ्य निर्धारित किए जाएंगे और मौलिक तथ्य निकाले जाएंगे। यह वैज्ञानिक नियमों को बनाया जाना, इसमें वैज्ञानिक नियमों का बनाया जाना, मतलब वैज्ञानिक नियम बनाए जाने चाहिए, उसी के आधार पर कोई भी अनुभव या कोई किसी भी वस्तु का निर्धारण करना चाहिए। और इनने मानवीय प्रश्नों का बहिष्करण किया। जो मानवीय, मैंने आपको मौलिक विकास इसके बताए थे, जो मौलिक तथ्य हैं, जो कि नैतिक तथ्यों को, जैसे हमारे मूल्य, विश्वास, व्यवहार, आचार, परंपराएं, रुचि, सौंदर्य, इसका बहिष्कार किया, इसको इन्होंने महत्व नहीं दिया है। इन्होंने वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण किया है, इन्होंने वैज्ञानिक नियमों को ही का एकीकरण करके और इसको सार्वभौमिक रूप से तथ्यों के आधार पर स्थापित किया है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होने जा रहे हैं आपके। प्रत्यक्षवाद की जो संकल्पना का विकास हुआ था वह फ्रांस की क्रांति के बाद हुआ था, आपको ये ध्यान रखना। और 1830 के दशक में, 1830 में इसका विकास हुआ था और इसका विकास अगस्त काम्टे ने फ्रांस में किया था, आपको ध्यान रखना। तो प्रत्यक्षवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? अगस्त काम्टे ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्यक्षवादियों ने अनुभाविक जो जांच के विरुद्ध धार्मिक विश्वास और निषेध की श्रेणी को तोड़ा। इन्होंने जितने भी धार्मिक विश्वास थे और
जो निषेध की श्रेणी में होने वाले विकास थे उसको तोड़ दिया था, क्योंकि ये अनुभव के आधार पर जांच करता था और उसके तथ्यों को खोजता था और उन्हीं को महत्व देता था। जिसका कोई तथ्य नहीं होता था, कोई प्रमाण नहीं होता था, वैज्ञानिक होता, उसको ये निषेध कह देता था, चाहे वो धार्मिक विश्वास हो, और धार्मिकता में ये विश्वास करता ही नहीं था। इसके बाद देखते हैं आगे। अगस्त काम्टे ने सामाजिक विकास के 3 चरण बताए थे। ईश्वर परक, थियोलॉजिकल, जब मानव प्रत्येक तथ्य को ईश्वर की इच्छा मानता है। इसने कहा था जो भी कोई कार्य होता है, जब मानव उसको ईश्वर परक मानता कि ईश्वर ने ही इस कार्य को किया है, तो वह इस ईश्वर परक के अंतर्गत आता है। उसके बाद अलौकिक, मैथाफिजिकल, इसमें इन्होंने कहा कि अलौकिक का मतलब है एक तरीके से ईश्वरीय रूप से होने वाले कार्य को ही अलौकिक कहा जाता। कि मानो, इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मानो किसी भी व्यक्ति के पर कोई आपदा आ जाए या वो किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये इसके कर्म है, इसके कर्म के कारण इसके गंदे कर्म थे और ईश्वर ने इसको दंड दिया है। तो ये ऐसे कार्य अलौकिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, आपको यह ध्यान रखना। एक है आपका सकारात्मक, पॉजिटिव, जब अनुभाविक व अलौकिक तथ्यों के बीच कारण तत्व संबंध खोज लिए जाते हैं। जितने भी अनुभाविक, जो अनुभव प्रधान अवलोकित तथ्य होते हैं, अलौकिक तथ्य होते हैं, ये अवलोकित तथ्य होते हैं, उसके बीच भी, उसमें से भी कुछ कारण खोज लिए जाते हैं। ये एक सकारात्मक कार्य के रूप में विकसित हुआ कार्य कहलाता, और यह कार्य प्रशिक्षण के आधार पर होता, तथ्यों के आधार पर होता है। ये आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम। प्रत्यक्षवादी अति सत्तावादी होते हैं। ये हमेशा कुछ न कुछ मौलिक तथ्यों से रूप संबंधित तथ्य खोजते रहते हैं, वैज्ञानिक तथ्य। वस्तुओं का विश्वास दिया जाना चाहिए, जितनी भी वस्तुएं उन पर विश्वास दिया जाना चाहिए। उनका वैज्ञानिक प्रमाण होना चाहिए। कोई भी वस्तु है, उसका एक वैज्ञानिक प्रमाण होना चाहिए कि हाँ भाई ये इस तरीके से खोजा गया है और इसका एक वैज्ञानिक प्रमाण है। ये होना बहुत ज़रूरी है। यथार्थवादी और मार्क्सवादी प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं, आपको ध्यान रखना। प्रत्यक्षवादी कहते हैं कि सभी समस्याओं का एक तकनीकी हल है। कोई भी समस्या अगर जो विकसित हो रही है, तो उसका हमें एक वैज्ञानिक तथ्य खोजना चाहिए, उसका एक तकनीकी हल होना चाहिए, तकनीकी के रूप में उसको विकसित किया जाना है, उसका अध्ययन करना चाहिए, उस पर रिसर्च करनी चाहिए और फिर उनका विकास करना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं हम। मानवीय दृष्टिकोण के समर्थक, जैसे कुछ मानवीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं, जैसे आदर्शवादी, आपके संरचनावादी, अस्तित्ववादी, मार्क्सवादी, व्यवहारवादी व परिघटनावादी, इस प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं। ये आपको ध्यान रखना। प्रत्यक्षवादियों ने कहा कि प्रकृति और सामाजिक विज्ञान प्रयोगात्मक दृष्टि से न तो समान है और न ही हो सकते हैं। कहने का मतलब है जो है कि सामाजिक विज्ञान के संबंध में होने वाली घटनाएं, चाहे वो नैतिक मूल्यों से संबंधित हो या मानव व्यवहार से संबंधित हो, वह प्राकृतिक और सामाजिक और प्रयोगात्मक दृष्टि से समान नहीं हो सकती, ये अलग ही होती। क्योंकि प्रत्यक्षवादी हमेशा वैज्ञानिक प्रगति पर ही बल देते थे और सैद्धांतिक रूप को ही सही मानते थे, आपको ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके। अब एक साथी ने मुझसे पूछा था कि अपवादवाद क्या होता है, तो मैं अपवादवाद के बारे में आपको बता देता हूँ। अपवादवाद के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। इसको बोलते हैं हम एग्जोसुलिज्म, हम इसको कहते हैं अपवादवाद को। तो अपवादवाद क्या है? अपवादवाद भी एक दार्शनिक दृष्टिकोण है, और एक ये दार्शनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि भूगोल जो है, और इस अपवादवाद पर जो मुख्य कार्य था कांट ने किया था, आपको ध्यान रखना। अपवादवाद का जो कार्य किया था वो कांट ने किया था, आपको ध्यान रखना है। कांट, ये आपको ध्यान रखना। कांट ने कहा था कि भूगोल और इतिहास एक अनूठे विषय हैं, ये एक यूनिक विषय हैं जो अन्य विषयों से अलग हैं। ये अन्य विषयों से अलग हैं और ये एक अपवाद के रूप में कार्य करते हैं। अन्य विषय सब एक सी रूप से कार्य करते हैं, जबकि ये दोनों विषय अन्य विषयों से अलग रूप में कार्य करते हैं, अनूठे विषयों के, यूनिक विषयों के रूप में कार्य करते हैं। कांट के इन विचारों का हम्बोल्ट और रिटर्न ने समर्थन किया था, आपको ध्यान रखना। हम्बोल्ट ने और रिटर्न ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा था, अपवादवादी कहते हैं कि प्रादेशिक आधार पर घटनाओं की व्याख्या भूगोल की घटनाओं के मध्य अंतर संबंध स्थापित करती है। ध्यान रखना
कि प्रादेशिक रूप से होने वाली घटित घटनाएं जो किसी एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत होती हैं, उनका अंतर संबंधित जो वर्णन होता है वो भूगोल व इतिहास के अंतर्गत ही होता है। मानो कोई भी एक निश्चित क्षेत्र में उसके अंतर्गत होने वाले भौगोलिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं वह अपवादवाद की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और वह भूगोल के अंतर्गत ही या इतिहास के अंदर ही उनका वर्णन किया जा सकता है। तो इसलिए भूगोल को और इतिहास को एक यूनिक विषय माना गया, यही एक अपवाद है, बस ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें कहा गया है कि इतिहास कथनात्मक रूप से और भूगोल वर्णनात्मक रूप से अध्ययन करने वाले विषय हैं। तो यह आपने समझा, अपवादवाद एक यूनिक विषय माना गया था कांट के द्वारा कि अन्य विषयों से अलग है और यह अन्य विषयों से अलग ही कार्य करता है, बस इसी अलग होना ही एक इसका अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।